हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। मैं हूं तरुण गर्ग और आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 10th की एक्सरसाइज 3.1। लास्ट वीडियो में हमने इसी एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन पार्ट किया था, जिसमें हमने देखा था कि जो लीनियर इक्वेशन है हमारे पास दो वेरिएबल्स में, उनको हम ग्राफिकली और अलजेब्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। इस वीडियो में हम उसी इंट्रोडक्शन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 में दिए गए हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आज का सवाल है हमारे पास आपके लिए, और आपके लिए आज का सवाल है टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन, और आपके पास ऑप्शन है ए 7.4, बी 5.5, सी 8 एंड डी 10। तो आपको बेसिकली क्या बताना है कि माउथ के किस पीएच पे हमारा जो दांत है वो टूटना शुरू हो जाता है। कमेंट सेक्शन में आप इसका आंसर दे सकते हैं और हम आपको बताएंगे इसका आंसर इस वीडियो के एंड में। तो बढ़ते हैं अब अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन 1 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 का। तो पहले लैंग्वेज समझते हैं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की डिमांड क्या है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago। अब देखो कहानी जो है वो 7 साल पीछे चली गई है। आई वॉज 7 times as old as you were then। तो हम इस क्वेश्चन में क्या मान सकते हैं कि जो प्रेजेंट एज है आफ्ताब की वो हम ले लेते हैं, प्रेजेंट एज किसकी, आफ्ताब की, वो हम किसके बराबर ले लेते हैं, x के बराबर। और आफ्ताब के डॉटर की जो एज है वो हम y के बराबर ले लेते हैं। ये हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट एज की। अब कहानी क्योंकि 7 years पीछे चली गई है, तो 7 years पहले आफ्ताब की एज कितनी होगी, x - 7, और डॉटर की एज कितनी होगी, y - 7। तो ये जो डेटा है हमारे पास ये है 7 years ago आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज का। हम क्वेश्चन आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है ऑल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब प्रेजेंट एज से 3 साल आगे। तो 3 साल आगे मतलब 3 साल बाद आफ्ताब और उसकी डॉटर की एज क्या होगी, आफ्ताब की एज होगी 3 साल बाद x+3 और डॉटर की एज कितनी होगी, y+3। तो ये जो एज है हमारे पास दोनों की, ये बेसिकली 3 years के बाद है। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 7 years ago क्या था, आफ्ताब जो था 7 times as old as you were then। तो इक्वेशन क्या बनेगी कि 7 years ago आफ्ताब की एज जो थी x - 7 थी, इक्वल्स टू डॉटर की एज के 7 times थी उस टाइम जो डॉटर की एज थी। तो एक इक्वेशन तो हमारे पास यहां पे ये आ गई। अब सेकंड सिचुएशन क्या दी हुई थी कि 3 साल बाद क्या कहानी है कि जो आफ्ताब है 3 times as old as his daughter। तो आफ्ताब की एज कितनी है 3 साल बाद x+3, और वो अपनी डॉटर की एज के कितने टाइम्स होगा, 3 times अपनी डॉटर की एज के। और ये कहानी कब है, 3 साल बाद। क्लियर है ये बात। तो ये इक्वेशन आ गई हमारे पास सेकंड। अब सबसे पहले इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये दो इक्वेशंस थी जो हमने अभी देखी थी। अब एक एक करके दोनों को सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको ओपन करेंगे यहां से तो x - 7 इक्वल्स टू 7y - 49। ये क्या हो जाएगा, x - 7y इक्वल्स टू -42, और ये क्या हो जाएगा, x - 7y + 42 इक्वल्स टू 0। तो ये तो हमारे पास आ गई पहली इक्वेशन, ये पहली लीनियर इक्वेशन होगी हमारे पास। अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, x+3 इक्वल्स टू 3y + 9, x y को हम इधर लेके आए तो क्या हो जाएगा, -3y इक्वल्स टू, और 3 को हम उधर ले गए तो ये क्या हो जाएगा, 9 - 3, यानी कि x - 3y इक्वल्स टू 6। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x - 3y - 6 इक्वल्स टू 0। तो ये हमारे पास क्या आ गई, सेकेंड लीनियर इक्वेशन। और इसी के साथ हमने क्या किया, एल्जेब्रिकली इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमें एल्जेब्रिकली भी
और ग्राफिकली भी इस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करना है। अलजेब्रिकली तो हमने कर दिया, अब हम देखते हैं कि ग्राफिकली इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। अगर पहली इक्वेशन को देखें हम, और लेट्स से इसमें हम अगर x को 0 रख देते हैं तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो इस इक्वेशन के लिए हमारे पास आ गया। अब दूसरे पॉइंट की बात करें तो अगर मान लो हम y को 0 रखते हैं तो हमारे पास x क्या आएगा, -42 आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर हो गया। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करने में भी कहीं ना कहीं क्या है कि प्रॉब्लम आएगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे x को मान लेते हैं कुछ, ताकि जो भी वैल्यू आए वो 7 से डिविजिबल हो जाए और हमें क्या है कि एक छोटा नंबर मिल जाए। तो हम क्या करते हैं, हम x को ले लेते हैं 7। जब हम x को 7 लेंगे तो ये वाला 7 यहां जाके माइनस हो जाएगा, यानी कि -42 - 7 क्या बनेगा, -49। तो -7y इक्वल्स टू -49, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। तो 7,7 एक हमें दूसरा पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया। अब हम x की वैल्यू क्या करते हैं, -7 रख लेते हैं। अभी हमने +7 रखी थी, अब हम -7 रख लेते हैं। तो -7 रखेंगे तो क्या होगा कि जब ये वाली -7, ये वाला -7 जब इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि -42 + 7 क्या होगा, -35। तो -7y इक्वल्स टू -35 हो जाएगा इस केस में, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो -7,5 ये हमें तीसरा पॉइंट मिल गया। तो 3 पॉइंट्स हमने फर्स्ट इक्वेशन के निकाल लिए। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन को सोल्व करते हैं, और हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इसमें हम x को 0 रख दें तो हमारे पास y कितना आएगा, y आ जाएगा हमारे पास -2। सिमिलरली देखो, अगर हम x को यहां पे 3 रख दें, जब हम x को यहां पे 3 रखेंगे तो ये यहां जाके 6 - 3 हो जाएगा। तो -3y, तो -3y इक्वल्स टू 3 बचेगा, यानी कि y हमारे पास कितना आ जाएगा, -1। तो ये हमारे पास क्या हो गया, 3, -1। अब इस केस में अगर हम y को 0 रख दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x 6 आ जाएगा। क्योंकि 6 कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं है, इसलिए हम यहां पे y को 0 ले सकते हैं। तो इस इक्वेशन के भी हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब आपको क्या करना है, लाइन 1 के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट्स और लाइन 2 के लिए ये तीनों कोऑर्डिनेट्स मार्क करने हैं। तो जब हम इन कोऑर्डिनेट्स को मार्क करेंगे तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को मिलेगा। देखिए, ये वाली हमारी जो लाइन है ये लाइन 1 है, और ये वाली जो लाइन है हमारी ये लाइन 2 है। ये लाइन हमारी थी x - 7y इक्वल्स टू -42, और ये वाली लाइन हमारे पास थी x - 3y इक्वल्स टू 6। तो इन दोनों लाइंस को हमने क्या किया, ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर दिया। तो एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली दोनों तरह से रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्योंकि सॉल्यूशन हमें पूछा नहीं है इस क्वेश्चन में, इसलिए हम सॉल्यूशन की बात नहीं करेंगे। लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के सॉल्यूशन की बात हम एक्सरसाइज 3.2 में करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम सिर्फ रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारा, द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम buys 3 bats and 6 balls for rupees 3,900 and later she buys another bat and 3 more balls of the same kind for rupees 1,300। तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, इस सिचुएशन को एल्जेब्रिकली और ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें हमें क्या नहीं पता, इसमें हमें बैट और बॉल की प्राइस नहीं पता। तो हम एक बैट की जो प्राइस है वो मान लेते हैं x, और एक बॉल की जो प्राइस है उसको मान लेते हैं y। तो फर्स्ट इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, क्योंकि हमारे पास टोटल बैट कितने हैं 3, तो 3 बैट की कॉस्ट कितनी होगी 3x, और हमारे पास फर्स्ट सिचुएशन में और हमारे पास फर्स्ट केस में बॉल्स कितनी है 6, और एक बॉल की कीमत कितनी है y। तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 6y, और वो किसके बराबर है 3,900। तो ये तो होगी हमारी पहली इक्वेशन एल्जेब्रिकली। अब सेकंड केस में देखें कि हमारे पास एक बैट है यानी कि x प्लस 3 बॉल्स हैं, एक बॉल की कीमत जो है वो y है, तो 3 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी 3y इक्वल्स टू, और टोटल पैसे हमारे कितने लगे 1,300। तो ये हमारे पास क्या है कि दूसरी इक्वेशन आ गई। तो दोनों इक्वेशंस को हमने एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया।
अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, इस पूरी इक्वेशन को अगर हम 3 से डिवाइड कर दें तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। ये हमने 3 से डिवाइड कर दिया इस पूरी इक्वेशन को। तो बेसिकली ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास, फाइनल इक्वेशन 1, और ये हमारे पास इक्वेशन 2 हो गई। तो ये हमने अलजेब्रिकली इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। हमारे पास जो दो अलजेब्रिक इक्वेशंस आई थी वो कौन सी थी, एक तो थी x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300 और एक इक्वेशन हमारे पास थी x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये दो इक्वेशंस थी हमारे पास। अब हम पहली इक्वेशंस के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे हम। लेट्स से अगर x को हम यहां पे 0 रख देते हैं तो y एक काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, अराउंड 650। और अगर वैसे y को 0 रखते हैं तो x की बहुत ज्यादा बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे वैल्यूज हमारे पास ज्यादा बड़ी ना आए, छोटी छोटी वैल्यूज आए, ताकि हम इजीली ग्राफ ड्रॉ कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहां पे x की वैल्यू ले लेते हैं 300। अगर हम x की वैल्यू देखो 300 लेंगे तो ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब यहां पे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। और 1000 जब 2y से डिवाइड होगा तो क्या आएगा, 500, यानी कि y की वैल्यू 500 आ जाएगी। तो जब x 300 है, y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 500। सिमिलर वे में हम क्या करते हैं, अब x को हम धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं और इस तरह बढ़ाना है ताकि माइनस करके, इस साइड माइनस करके जो वैल्यू आए वो 2 से डिविजिबल हो जाए। तो अब हम क्या करते हैं, x की वैल्यू लेते हैं 500। जब हम x की वैल्यू 500 लेंगे तो 1300 माइनस 500 कितना हो जाएगा, 800 हो जाएगा। और 800 डिवाइडेड बाय 2 400, यानी कि y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 400। अब हम x की वैल्यू ले लेते हैं 700। जब हम x की वैल्यू 700 लेंगे तो 1300 माइनस 700 कितना होगा, 600। और 2y इक्वल्स टू 600 का मतलब है y इक्वल्स टू 300। तो ये हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, यानी कि 3 पॉइंट्स आ गए बेसिकली इस अलजेब्रिक इक्वेशन के या इस लीनियर इक्वेशन के। अब हम चलते हैं दूसरी इक्वेशन पे। सिमिलर प्रोसेस हम इसमें करेंगे। x की एक ऐसी वैल्यू रखेंगे जो 1300 में से माइनस हो जाए और फिर 3 से डिविजिबल हो जाए। तो सबसे पहले x की वैल्यू रखते हैं हम यहां पे 100। जब x की वैल्यू 100 रखेंगे तो 1300 माइनस 100 कितना होगा, 1200 होगा। 1200 डिवाइडेड बाय 3 400। उस केस में क्या आ जाएगी, y की वैल्यू 400। सिमिलरली अब x की वैल्यू को बढ़ाते हैं। देखो अगर x 200 रखेंगे तो माइनस करके यहां पे 1100 आएगा, लेकिन वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। तो x हम क्या करेंगे, 300 रखेंगे तो भी 1000 आएगा, फिर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। अगर हम x को 400 रखते हैं तो माइनस करके 900 आएगा और फिर वो 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो x को हम क्या रखेंगे, नेक्स्ट वैल्यू x की क्या लेंगे, 400। जब x 400 लेंगे तो यहां पे क्या आएगा, 1300 माइनस 400 यानी कि 900। और 900 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा, 300, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 300। सिमिलरली जब हम x की नेक्स्ट वैल्यू देखेंगे तो हमें x की नेक्स्ट वैल्यू मिलेगी 700। 700 जब 1300 में से माइनस करेंगे हम तो 600 आएगा और 600 डिवाइडेड बाय 3 कितना होगा, 200। तो ये हमारे पास क्या है, इस लाइन के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो 3 पॉइंट्स हमारे पास लाइन सेकंड पे ये हो गए और फर्स्ट लाइन पे 3 पॉइंट्स हमारे पास ये हो गए। अब हम इन सभी पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। तो जब हम प्लॉट करेंगे, जब आप ग्राफ बनाओगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का ग्राफ देखने को आपको मिलेगा। देखिए ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन हो गई हमारे पास, x प्लस 2y इक्वल्स टू 1300। और ये जो लाइन है हमारे पास, ये ब्लू में जो है, ये ब्लू वाली लाइन कौन सी होगी हमारे पास, x प्लस 3y इक्वल्स टू 1300। तो ये हमने क्या किया, इन दोनों लाइंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अलजेब्रिकली हम पहले ही रिप्रेजेंट कर चुके थे और अब हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब अगर आप ग्राफ में ध्यान से देखें, वैसे तो हमारा ये क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो जाता है, इसका सॉल्यूशन यहीं पे खत्म हो जाता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो ये दोनों की दोनों लाइंस इस पॉइंट पे कट कर रही है।
तो जिस पॉइंट पे दोनों की दोनों लाइंस कट करेंगी वो बेसिकली क्या होगा, दोनों लाइंस का सॉल्यूशन होगा। क्लियर है ये बात? ये चीज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में देखेंगे। तो अभी के लिए हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी 160। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स और 1 kg ऑफ ग्रेप्स है हमारे पास, जिनकी कॉस्ट 160 है। और आफ्टर अ मंथ क्या हुआ कि हमने 4 kg ऑफ एप्पल्स लिए, 2 kg ऑफ ग्रेप्स लिए और हमारे कितना खर्चा हुआ, 300। अब इस सिचुएशन को हमें अलजेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। 1 kg एप्पल की कॉस्ट मान लेते हैं x और 1 kg ग्रेप्स की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं हम, y। तो 2 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट क्या हो जाएगी, 2x, और 1 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी, y। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो हमारा टोटल एक्सपेंस कितना हुआ, 160। तो ये तो आ गई हमारे पास इक्वेशन 1। सिमिलरली 4 kg ऑफ एप्पल्स की कॉस्ट क्या होगी, 4x, प्लस 2 kg ऑफ ग्रेप्स की कॉस्ट क्या होगी, 2y, और हमारा खर्चा कितना हुआ, 300। अब अगर इस इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, यानी कि 2 से डिवाइड करें, तो हमारे पास क्या आएगा, 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। तो ये हमारी होगी सेकंड इक्वेशन। तो हमने अलजेब्रिकली एक्सप्लेन कर दिया, दोनों ही इक्वेशन को अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, इनके ग्राफ ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करेंगे इन इक्वेशंस के। देखो सिमिलरली अब यहां पे हमारे पास वैल्यूज क्या है कि काफी बड़ी बड़ी हैं, 160, 150। तो अगर हम 0 लेते हैं x या y को, तो हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी वो बहुत बड़ी आएंगी, इसलिए हम 0 नहीं लेंगे। तो इस केस में हम क्या करेंगे, कोई ऐसी वैल्यूज लेंगे ताकि x और y की वैल्यूज थोड़ी छोटी भी आए और लगभग आसपास आए। 2x प्लस y वाली इक्वेशन में अगर हम x को 50 लेते हैं, x को हम 50 लेते हैं, तो ये वाला पोर्शन हमारे पास 100 हो जाएगा, यहां जाके माइनस हो जाएगा तो 60 रह जाएगा, तो y हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। तो हमारे पास जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, 50,60। सिमिलरली अगर हम सेकंड पॉइंट देखें, तो अगर हम y को 0 रख लेते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो लगभग उसी रेंज में आ गया y को 0 रखने से। लेकिन अगर हम x को 0 रखते तो y 160 आ जाता, जो कि बहुत बड़ा नंबर हो जाता, तो हमारे लिए ग्राफिकली ड्रॉ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो 2 पॉइंट तो हमें मिल गए। अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं। थर्ड पॉइंट के लिए हम क्या कर सकते हैं, x को लेट्स से हम 60 रख देते हैं। अगर x को हम 60 रख देंगे तो हमारे पास y कितना आ जाएगा, ये क्वांटिटी 120, वहां जाके 40 रह जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आ गए हमारे पास एक लाइन पे, और इजीली हम ग्राफिकली इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज 3 पॉइंट्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन पे। नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस y इक्वल्स टू 150। तो सिमिलर वैल्यूज हम इस इक्वेशन में भी लेंगे। तो इस इक्वेशन में भी हम क्या करेंगे, सिमिलर वैल्यूज लेंगे। अगर हम सपोज करो x को 0 रखते हैं तो y 150 आ जाएगा, जो कि बहुत बड़ी वैल्यू हो जाएगी। तो हम x को क्या कर सकते हैं, लेट्स से अगर हम x को 50 रख दें, x को 50 रखेंगे तो ये क्वांटिटी 100 हो जाएगी, तो y भी क्या आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो एक पॉइंट तो हमारे पास हो गया 50,50। अब दूसरा पॉइंट देखें, अगर हम y को 0 लेते हैं तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 75 आ जाएगा। सिमिलरली अगर हम x को सपोज को 70 ले लेते हैं तो हमारे पास y क्या आ जाएगा, y 10 आ जाएगा। तो ये 3 पॉइंट्स हमारे पास इस इक्वेशन के आ गए हमारे पास। अब आप क्या कर सकते हैं, ग्राफ में इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट कर सकते हैं। हम आपको इस क्वेश्चन में ये प्लॉट करके नहीं दिखा रहे हैं, आप एक ग्राफ बना सकते हैं और तीनों पॉइंट्स को आप प्लॉट कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों लाइंस को ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो व्हाट यू विल फाइंड इज दैट बोथ द लाइंस आर पैरेलल। और पैरेलल क्यों है, क्योंकि देखो कोफिशिएंट्स जो हैं x और y के दोनों में क्या है कि सेम है। दोनों ही इक्वेशन में x और y के कोफिशिएंट्स क्या हैं, सेम है। इसलिए क्या है कि दोनों की दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, क्योंकि दोनों का स्लोप सेम होगा बेसिकली। तो इस क्वेश्चन के लिए जो ग्राफ है वो आप अपने आप ड्रॉ कर सकते हैं। और ये इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हम इस वीडियो को खत्म करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा क्वेश्चन था कि टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन पीएच ऑफ द माउथ इज लोअर देन। माउथ के पीएच की किस वैल्यू के लिए
टूथ डीके जो है वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसका सही आंसर होगा 5.5। ये टॉपिक आपके केमिस्ट्री में भी दिया हुआ है, तो इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एक हमारे पास टर्म आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेसिकली क्या होता है, MgOH का होल ट्वाइस, यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो बेसिकली इसको हम क्या है, एज एन एंटा एसिड यूज करते हैं। अगर पीएच स्केल की वैल्यू 7 से कम है तो वो एसिड होगा, और 7 से ज्यादा है तो वो क्या होगा, वो बेसिक होगा नेचर में। तो जब कभी भी हमें क्या है कि एसिडिटी हो जाती है, तो उस केस में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का यूज कर सकते हैं एसिडिटी को रिमूव करने के लिए। तो बेसिकली मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये एक एंटा एसिड है जो क्या करता है, बेसिकली हमें एसिडिटी में रिलीफ देता है। अब देखो ब्लड की बात और की गई है इसमें। ब्लड मतलब हमारा जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है। ये क्वेश्चन कई सारे कंपटीशन एग्जाम में भी पूछा गया है कि ब्लड का पीएच कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है, हमारा जो खून होता है, हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, इट हैज पीएच वैल्यू इक्वल्स टू 7.4। तो हमारा जो ब्लड है इट इज स्लाइटली बेसिक इन नेचर। अब सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना है, 14। 14 पीएच का क्या मतलब है, इट इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्योंकि पीएच स्केल के लेफ्ट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे क्योंकि पीएच 0 होगा, और राइट हैंड साइड में स्ट्रॉन्ग बेस होंगे क्योंकि पीएच 14 होगा, और 7 पे पीएच स्केल क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है। सिमिलरली जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं हमारे स्टमक में, उनका पीएच कितना होता है, 1.2। तो देखो जब भी क्या होता है कि हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं या एक्सेस ईटिंग कर लेते हैं, तो हमारी बॉडी में क्या होता है, उस फूड को डाइजेस्ट करने के लिए गैस्ट्रिक जूसेस रिलीज होते हैं। गैस्ट्रिक से मतलब है पेट। तो जो जूसेस रिलीज होते हैं बेसिकली उनका पीएच कितना होता है, 1.2। और जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं तो उसी के कारण क्या हो जाता है, गैस्ट्रिक जूसेस के कारण, क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में, हमारे पेट में क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है। और इसी एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली एंटा एसिड का यूज करते हैं। क्लियर है ये बात। सिमिलरली लेमन जूस की बात करें तो लेमन जूस का जो पीएच होता है वो भी कितना होता है, 2.2। मतलब वो भी क्या है कि एसिडिक होता है नेचर में। तो ये पीएच स्केल डेफिनेटली आपको याद रखना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लड का पीएच 7.4 है। टूथ डीके स्टार्ट होगा जब आपके माउथ का पीएच है 5.5 से कम हो जाएगा। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हम एज एन एंटासिड यूज करते हैं क्योंकि जब हम एक्स्ट्रा खा लेते हैं तो गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं उससे एसिडिटी बन जाती है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिकली क्या है, एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो ये सब क्या है कि बातें आपको ध्यान में रखनी है और काफी आपके लिए ये यूजफुल होगा। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो खत्म करते हैं। यहां पे हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल।